सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है आधी छोड़ पूरी को धावे। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक रोज़ उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी। वो आसपास किसी जानवर की तलाश में निकल गया। उसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक खरगोश दिखाई दिया। वो पेड़ की छाया में मज़े से खेल रहा था। शेर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खरगोश ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो जान बचाने के लिए भागा, लेकिन शेर की लंबी छलांगों का वो भला कैसे मुकाबला करता। शेर ने 2 ही छलांगों में उसे दबोच लिया। फिर जैसे ही उसने उसकी गर्दन पकड़ के उसे मारना चाहा, उसकी नज़र अचानक एक हिरन पर पड़ी। शेर ने सोचा कि इस नन्हे से खरगोश से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, क्यों न इस हिरण का शिकार किया जाए। ये सोच के उसने खरगोश को तो छोड़ दिया और हिरण के पीछे लपका। खरगोश का बच्चा उसके पंजे से छूटते ही जान बचा के भागा। हिरण ने शेर को देखा तो लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेर हिरण को पकड़ नहीं पाया। हाय रे भाग्य! खरगोश भी हाथ से निकल गया और हिरण भी नहीं मिला। शेर खरगोश के बच्चे को छोड़ देने पे बहुत पछताया। वो सोचने लगा कि किसी ने सच ही कहा है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। हमारी आज की दूसरी कहानी है डर के आगे जीत है। एक समय की बात है, गांव के कुछ कुत्ते शहर से होकर गुजर रहे थे कि शहरी कुत्तों के एक झुंड ने उन पे हिंसक हमला कर दिया। गांव के कुत्ते डर के अपनी दुम दबा के भाग खड़े हुए। लेकिन गांव के कुत्तों में एक कुत्ता ऐसा भी था जिसमें कुछ कर दिखाने का हौसला था। उसने बजाय भागने के पलट के शहरी कुत्तों से भिड़ जाने की तैयारी कर ली। अपनी पूंछ उठाए भयंकर रूप से गुर्राता, अपने नुकीले दांतों को दिखाता वो उन सभी शहरी कुत्तों से लड़ने को तैयार हो गया। उसका ये रौद्र रूप देखकर शहरी कुत्ते डर गए। शहरी कुत्तों ने उसकी तरफ बढ़ना बंद कर दिया। वे दूर खड़े गुर्राते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके गुर्राने और उनकी बड़ी संख्या से भी वो गांव का कुत्ता डर नहीं रहा है, तो वे फिर धीरे धीरे करके गांव की ओर वापस खिसक लिए। मतलब यह कि डर असल में मानसिक कमजोरी से ज्यादा कुछ होता नहीं है। हमारी आज की कहानी है तीसरी, दुश्मन की चाल। एक जंगल में एक बड़ा भयानक काला सांप रहता था। अपनी जवानी के दिनों में उसने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। लेकिन काल चक्र के अनुसार जब वो बूढ़ा हो चला तो उसकी अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। यहाँ तक कि अब उसकी कमजोरी की वजह से वो शिकार भी नहीं कर पाता था। ये सब होने पर भी वो बड़ा धूर्त और षड्यंत्रकारी था। अब उसने अपना पेट भरने के लिए एक नई योजना बनाई, जिस पे अमल करने के लिए वो अपनी बाबी से निकल के धीरे धीरे रेंगने लगा। अब उसके बाहर निकलने पर भी किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती थी। मतलब कोई डरता नहीं था उससे। जो जीव उसकी शक्ल देख के पहले डर के भाग जाया करते थे, अब तो उससे दोस्ती करके ही समय काटने में वो सर्प बुद्धिमानी समझने लगा। उसके बड़े बूढ़ों ने यही पाठ पढ़ाया था कि समय के साथ बदल जाना ही बुद्धिमानी होता है। और यही वजह थी कि इस सर्प ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। आज जब वो अपने बिल यानी बाबी से बाहर निकला तो सामने बैठे कुछ मेंढकों को उस सांप ने खुद ब खुद नमस्कार किया। मेंढक बोले, अरे नागराज, आप तो हमारे पूज्य हैं, बड़े हैं, हमारा ही फर्ज है कि हम आपको नमस्कार करें। आप हमें नमस्कार करके क्यों पाप का भागी बनाते हैं? बेटे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अतः हमारा तुम्हारा रिश्ता दोस्तों वाला है, हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। नागराज, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, मेंढक के सरदार ने कहा। बच्चों, ये मत भूलो कि औलाद ही बुढ़ापे का सहारा होती है।
अब तो हम बूढ़े अपने खाने के लिए चिंतित हैं, सोचते हैं कि तुम्हारे जैसे कोई जवान बेटे हों तो कुछ खाने पीने की चिंता कम हो। हम आपकी सेवा के लिए हर वक्त हाजिर हैं, कहिए हम आपके किस काम आ सकते हैं। बेटे, यदि तुमने मेरा दुख पूछा ही है तो सुनो। पिछले जन्म में मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काटा था। वो अपने पिता के सामने तड़प तड़प के मर गया। तो ब्राह्मण ने मुझे ये श्राप दिया कि हे पापी, तूने मेरे बेटे को डस के मार डाला, जा अपने इस पाप के बदले तू अगले जन्म में बूढ़ा होकर मेढकों को अपनी पीठ पर बैठा के घुमाया करेगा, तभी तुझे बुढ़ापे में भोजन प्राप्त होगा। बेटा, अब तुम स्वयं ही सोचो कि मैं क्या करूं। अब मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूं। मेरे पेट भरने का साधन तो तभी बन पाएगा जब आप लोग मेरे इस पाप का प्रायश्चित करवाएंगे। नागराज, आप फिक्र मत करें, हम आपकी मदद करेंगे। हम ही एक दूसरे के काम ना आए तो कौन आएगा। मेढक के सरदार ने गर्व से सीना फुला के कहा। उसके लिए बड़े गर्व की बात थी कि सांप जैसा शक्तिशाली जीव उसका मित्र बनना चाहता हो। सांप अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब वो भूखा नहीं मरेगा। दूसरी ओर मेंढकों ने अपने साथियों को ये प्रसन्नता की खबर सुनाई कि आज से हमारी बिरादरी सांप के ऊपर बैठ के घूमा करेगी। कालिया सर्प हमें बारी बारी से अपनी पीठ पे बैठा के जंगल की सैर कराएगा। ये सुन के सभी मेंढक बहुत प्रसन्न हुए। सांप अपनी चाल को कामयाब होते देख बहुत खुश था और उधर सीधे साधे साफ दिल के मेंढक सांप पे सवारी करने की आशा में खुशी मना रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सांप कितना धूर्त है। ये बूढ़ा अवश्य है, परंतु धूर्तता में अभी इसकी कमी नहीं आई। मेंढक रात भर खुशियां मनाते रहे। सुबह हुई तो मेंढकों का सरदार अपने साथियों को लेकर सर्प के पास आ गया और बिल के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, नागराज, हम आ गए हैं, आप भी आ जाइए ताकि आपके पाप का प्रायश्चित हो सके। नागराज अपने बिल से बाहर निकला और बोला, आओ दोस्तों, तुम्हें नमस्कार करता हूं। नागराज, हम सब भी आपको नमस्कार करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अपना कल वाला वचन याद होगा। भैया, मैं नाग हूं। नाग अपने वचन कभी नहीं भूलते सरदार। आज पहले दिन तुम ही मेरी पीठ पर बैठो। आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा। कल से तुम्हारी प्रजा का नंबर लगेगा। ठीक है नागराज, जो आपको अच्छा लगे वही करो। हम तो आपकी खुशी में ही खुश हैं। सरदार, क्या वास्तव में ही तुम मेरी खुशी का ख्याल रखोगे? हाँ नागराज, समय आने पर आप मेरी परीक्षा लेकर भी देख लीजिएगा। आप जैसे मित्र पर तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर दूं। बस बस मित्र, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरा पूरा ख्याल रखोगे। अब तुम तुरंत मेरी पीठ पे बैठ जाओ। घूमने का आनंद तो सुबह सुबह ही आता है। मेंढकों का सरदार बड़े सर्प की इस पीठ पर बैठ गया। सर्प मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। सारा दिन वो धूर्त सर्प मेंढकों के सरदार को घुमाता रहा और शाम को उसे स्थान पर लाके छोड़ दिया। इस मामले में उसने इतनी सावधानी बरती कि उसे खरोंच भी नहीं आने दी। मेंढकों के सरदार ने सांप से कहा, अच्छा, अब कल सुबह मिलेंगे। ठीक है मित्र, जैसी आपकी इच्छा। मगर एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई। क्या यही कि तुम दिन भर मेरी पीठ पे बैठ के घूमते रहे, परंतु तुमने ये तो पूछा नहीं कि मैंने खाना खाया भी कि नहीं? ओह, क्षमा करना महाराज, मुझसे बहुत भूल होगी। मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसी कोई बात नहीं मित्र, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। तुम्हारे जैसे मित्र के लिए तो मैं भूखा रहकर भी जीवन बिता सकता हूं।
आखिर मेरे पाप का प्रायश्चित तो हो ही रहा है। नहीं नागराज, हम आपको भूखा रखकर पापी नहीं बनना चाहते। हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। कल से हम अपने आप छोटे छोटे मेढक हर रोज आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। नाग मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, वाह, तीर ठीक निशाने पर लगा है। अब सारी फिक्र दूर हो गई। किसी छोटे जीव को थोड़ा सम्मान दे दो तो वो जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन सुबह ही सांप के लिए भोजन आ गया। सांप ने इस प्रकार आनंद से कभी भी घर बैठ के भोजन किया नहीं था जितने आनंद से बूढ़ा होने पर आज उसे मिल रहा था। घर बैठे भोजन मिले, इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। भोजन के बाद सर्प ने कुछ मेंढकों को उनके सरदार के साथ पीठ पर बैठाया और दूर तक घुमाने ले गया। मार्ग में उसका पुराना मित्र यानी एक दूसरा सांप उसे मिला, तो उसकी पीठ पर बैठे मेंढकों को देखकर वो हंस के बोला, क्यों भैया, ये क्या नाटक है? सांप की पीठ पे मेंढक? हाँ दोस्त, समय समय की बात है। इंसानों में कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि वक्त आने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। बहुत खूब, लगता है कोई लंबा खेल खेल रहे हो। हाँ, पापी पेट का सवाल है भाई। बुढ़ापे में जब सब साथ छोड़ के भाग जाते हैं तो अपनी बुद्धि और अपने अनुभव ही काम आया करते हैं। दोनों सर्प एक दूसरे से बातें करते रहे। सर्प बड़े मज़े से चलता रहा। सुबह से शाम हो गई, तब वो वापस अपने बिल के पास आया तो मेंढक सरदार बड़े ठाठ से सर्प की पीठ से उतरा। उसी समय उसने तालाब में से कुछ छोटे छोटे मेंढक नागराज के भोजन में ला के रख दिए। सर्प ने बड़े आनंद से भोजन किया, फिर अपने मित्र से इधर उधर की बातें करता रहा। मेंढक सरदार सांप से मित्रता करके बड़ा प्रसन्न था। फिर सर्प की सवारी का तो आनंद ही अलग था। जो कोई भी जंतु उसे सर्प की पीठ पर बैठे देखता वही चकित होता। उसके मुंह से यही शब्द निकलते, तुम तो बड़े खुशनसीब हो सरदार, जो सांप की सवारी करते हो। जो हमेशा से हमारी बिरादरी का दुश्मन रहा है उसे ही आपने बुद्धि से अपना गुलाम बना लिया। अरे भाई, ये सब राजनीति के चालें हैं। कि सभी ऐसी चालें चलने में माहिर हो जाएं तो हम में और साधारण मेंढक में भला फर्क क्या रह जाएगा, सरदार गर्व से कहा करता। समय गुजर रहा था। नागराज अपना बुढ़ापा मजे से काट रहे थे। अब उनको किसी प्रकार की फिक्र तो थी नहीं। धीरे धीरे उस सांप ने पास के तालाब के सारे मेंढक खा लिए। अब मात्र सरदार ही शेष बचा था। एक दिन प्रातः सरदार उसके पास घूमने जाने के लिए आया तो सर्प ने सबसे पहले उससे यही पूछा कि मेरा भोजन कहाँ है। नागराज, मुझे अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सारी प्रजा खत्म हो गई है। प्रजा ही खत्म हुई है ना, तुम तो अभी जिंदा हो। ये कहते हुए उस काले सर्प ने मेंढक सरदार को भी खा लिया। मतलब ये कि शत्रु को मित्र मान लेने में कभी भी समझदारी नहीं होती, बल्कि शत्रु को मित्र मान लेने की नासमझी हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ, और अगली बार के सुनोना में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे और कहानियाँ लेकर।